ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम एक प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो कि ताइवान मेटाफिजिकल मास्टर होती है और अपनी सिद्धियों का यूज करके वो हेवन में जाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन हेवन का जो गार्ड होता है जो कि एक ड्रैगन होता है वो उसे हेवन में जाने नहीं देता है, उल्टा वो उसकी सिद्धियों को रोक देता है और उसे सीधा नश्वर संसार में फेंक देता है, जहाँ पे ये प्यारी सी लड़की एक मरी हुई लड़की की बॉडी में चली जाती है जिसका नाम सेंग फेई होता है। जब वो सेंग फेई की बॉडी में प्रवेश करती है तब वो आसपास के लोगों की बातें सुन रही होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि इसमें वो कहाँ पे है। इसीलिए वो अपने बारे में जानने के लिए अपने मैजिक का यूज करती है और उसे पता चलता है कि वो एक लड़की की बॉडी में है जिसका नाम सेंग फेई है, जो कि वो काफी समय से एक लड़के को पसंद करती है जिसका नाम जाओ है। जाओ जब एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाता है तब वो सेंग फेई को छोड़कर एक अमीर लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है जिसका नाम सुमिन होता है और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वो बार बार सेंग फेई को परेशान करती है और कहती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहे। अब सुमिन और सेंग फेई दोनों को ही ये बात पता नहीं होता है कि जैंग एक साथ दोनों ही लड़कियों को डेट कर रहा होता है। इस बात से अनजान कि उसका बॉयफ्रेंड उससे भी धोखा दे रहा है, वो सेंग फेई को परेशान करना स्टार्ट कर देती है जिसके लिए वो उसका फोन छीन रही होती है और इसी चक्कर में सेंग फेई एक बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद यहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं और इसके बारे में बात करने लगते हैं। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे जाओ भी आ जाता है और जब वो सेंग फेई को इस तरीके से देखता है तब वो इस बात को दबाने की कोशिश करता है कि वो एक साथ दो लड़कियों को डेट कर रहा था, इसीलिए तो वो अपने रिश्ते के बारे में यहाँ पे कुछ कहता भी नहीं है। इनफेक्ट वो यहाँ पे अच्छा बनने की कोशिश करता है और कहता है कि आप सब पिक्चर्स निकालना बंद कर दो और इस लड़की को हॉस्पिटल भेज दो। ये देखकर सुमिन को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड कितना ज्यादा अच्छा है, लेकिन तभी सेंग फेई सबके सामने उठ जाती है। ये देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं कि इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरने के बाद सेंग फेई अभी तक मरी नहीं है। फिर वो सीधा जैंग से अपने रिश्ते के बारे में बात करती है और कहती है कि बताओ हम दोनों का रिश्ता क्या है, लेकिन जैंग जो कि इस बात को सबके सामने आने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो सेंग फेई के साथ ऐसा रिश्ता दिखाता है कि जैसे वो उसकी एक डाई हार्ड फैन हो। लेकिन सैन फन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जाओ से कहती है कि तुम्हारे लिए एक मौका है, अगर तुम सच्चाई सबके सामने अपने मुंह से नहीं लाते हो तो तुम्हें गॉड के द्वारा दंड दिया जाएगा। ये सुनकर तो जैन को ऐसा लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है, इसलिए वो फिर से झूठ बोलता है। लेकिन सैंग अपने मैजिक का यूज करती है और अचानक से मौसम बदलने लगता है। देखते ही देखते इसके ऊपर बिजली गिरने लगती है। फिर सैंग कहती है कि देखो तुमने अभी अभी झूठ बोला है, शायद इसीलिए गॉड तुम्हें दंड दे रहे हैं, अच्छा होगा कि तुम अपनी सच्चाई सबके सामने ला दो। अब ये देखकर तो जाओ इतना ज्यादा डर जाता है कि वो अपने मुंह से ही सारी सच्चाई बताने लगता है कि किस तरीके से वो सैंग का यूज कर रहा था। वो हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो सैंग के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। सैंग जो कि जाओ से सच्चा प्यार करती थी, इसलिए वो उसके लिए दिन में 3 टाइम जॉब करती थी, उसके साथ ओवर टाइम भी करती थी और एक छोटे से रेंट हाउस में रहा भी करती थी ताकि वो सारा का सारा पैसे जाओ में लगा सके। लेकिन जब जाओ एक सक्सेसफुल एक्टर बन गया तब उसने ही उसे छोड़ दिया। सभी को जाओ के बारे में ये बातें हैरान कर ही रही होती है। तभी सैंग इनके सामने एक और पोल खोलते हुए कहती है कि सभी लोग अपना फोन चेक कर सकते हो क्योंकि जैंग को अब बॉयकॉट किया जा रहा है। ये सारी चीजें अपने मैजिक से कर रही होती है। सभी लोग जब इंटरनेट ओपन करते हैं तब वो देखते हैं कि इसके सारे करतूत इंटरनेट पे छा चुके हैं, इसलिए ये सभी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। जाओ भी सैंग पे गुस्सा होता है, लेकिन सैंग यहाँ से आराम से चुपचाप चली जाती है। ये देखकर तो सुमिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करती है कि वो किसी तरीके से सेंग फेई से बदला लेकर रहेगी। और इधर सेंग फेई जब घर पे आती है तो घर की हालत को देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि सेंग फेई की हालत कितनी ज्यादा खराब है। तभी लैंड लेडी भी सेंग फेई के घर से सभी चीजों को बाहर फेंक देती है क्योंकि 3 महीने से इसने अपना किराया नहीं दिया था। ये देखकर सेंग फेई कहती है कि ठीक है मैं अभी पैसे दे देती हूँ, लेकिन जैसे वो अपने पॉकेट में हाथ लगाती है उसे पता चलता है कि उसके पास तो ज्यादा पैसे ही नहीं है। बट तभी वो लैंड लेडी के आसपास काली ऊर्जा को नोटिस कर लेती है। इसके बाद वो उसे कहती है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही जल्द मरने वाला है। ये सुनकर तो लैंड लेडी गुस्सा हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि ये उसे श्राप दे रही है। लेकिन सेंग फेई अपनी लैंड लेडी को समझाती है और कहती है कि कुछ टाइम पहले ही तुम्हारे बच्चे के पैर में चोट लगा था, उसके बाद तुम हॉस्पिटल गई थी जहाँ पे तुम्हारा बच्चा ठीक हो गया था, लेकिन अगले ही दिन तुम्हारे बच्चे की अचानक से तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। जब डॉक्टर ने उसकी जाँच की तब उन्हें पता चला कि तुम्हारे बच्चे को बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी है। ये सुनकर लैंड लेडी हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसे ये सारी चीजें कैसे पता है। तभी सेंग फेई उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको 1 साल के लिए मेरे रूम रेंट को माफ करना होगा। ये सुनकर तो लैंड लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। बट तभी लैंड लेडी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि सच में उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और सेंग फेई के साथ हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि अच्छा होगा कि आप इसे घर ही लेकर चले जाओ क्योंकि इसकी कंडीशन सही नहीं है। लेकिन डॉक्टर के जाते ही सेंग फेई उस छोटे से बच्चे को देखती है और बस इतने से ही वो छोटा सा बच्चा ठीक हो जाता है और थोड़ी ही देर के अंदर वो होश में आ जाता है। ये देखकर लैंड लेडी इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि वो सेंग फेई को अपने घर पे फ्री में रहने के लिए 1 साल के लिए नहीं बल्कि 10 साल के लिए मुफ्त कर देती है। ये सुनकर सेंग फेई मना करती है और कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पैसे कमाकर यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे मुझे पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए? ये सुनकर छोटा बच्चा कहता है कि दीदी आप बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, आपको
लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहिए। ये सुनकर सैंग फाई को ये आइडिया अच्छा लगता है और उसके बाद वो अपना लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो लोगों का भविष्य, उनके पास्ट और फ्यूचर के बारे में बता रही होती है। और काफी सारे लोग तो सैंग फाई को इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि लास्ट इंसिडेंट होने की वजह से वो उसे पहचान लिए होते हैं, इसीलिए वो अपने भविष्य के बारे में जानने से ज्यादा जैन और इसके रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं और बार बार उसी के बारे में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, जिसे सैंग फाई काफी बार अवॉइड करती है। तभी उसके लाइव स्ट्रीम को एक सेलिब्रिटी ज्वाइन करता है जिसका नाम बाइजुन होता है और ये भी एक सेलिब्रिटी होता है। वो चाओ को पहले ही से जानता था क्योंकि दोनों सेम काम करते थे और साथ ही वो सैंग फाई की असलियत सबके सामने लाना चाहता था, इसीलिए वो उससे कुछ अजीब से क्वेश्चंस करने लगता है कि वो आज क्या खाने वाला है, ताकि वो पता लगा सके कि वो सच में भविष्यवाणी कर भी सकती है या फिर वो झूठी बातें कर रही है। सैंग फाई कहती है कि ठीक है, इस बात का पता लगाना मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद वो उसके बारे में पता लगाती है और कहती है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है क्योंकि आज तुम कुछ भी नहीं खाने वाले हो। ये सुनकर बाइजुन कहता है कि देखो, ज्यादा समय भी नहीं लगा और तुम्हारा सच सबके सामने आ गया। मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, आखिर मेरे पास कौन सी कमी होगी जो मैं खाना नहीं खा सकता हूँ। मेरे पास काम वाली बाई है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं जब चाहूँ जहाँ से चाहूँ खाना मंगा कर खा सकता हूँ। ये सुनकर सैंग फाई कहती है कि मुझे पता है, लेकिन आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा है, इसलिए तुम आज कुछ भी नहीं खा सकते हो। ये सुनकर बाइजुन कहता है कि ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि तुम्हारी भविष्यवाणी कैसे सबके सामने झूठी साबित होती है। ऐसा कहने के बाद वो अपने मेट को आवाज लगाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे रियलाइज होता है कि आज तो उसकी मेट छुट्टी पे है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लाइव स्ट्रीम बंद करता है और अपने लिए रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देता है। और तभी सैंग फाई के लाइव स्ट्रीम को सुमिन ज्वाइन कर लेती है और कहती है कि पहले मेरे बॉयफ्रेंड के साथ और अब मेरे भाई के साथ ये सारी चीजें तुम कर रही हो। अच्छा होगा कि तुम दोनों की तरफ से माफी मांग लो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। एक्चुअली में सुमिन और बाइजुन रिलेटिव्स होते हैं और इसीलिए सुमिन उसके तरफ से भी लड़ रही होती है, लेकिन सुमिन उसके लाइव को डिस्कनेक्ट कर देती है और तभी बाइजुन भी उसके लाइव को ऐड कर लेता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि तुम हारने वाली हो, मैंने रेस्टोरेंट से खाना मंगा लिया है। सैंग फाई कहती है कि ठीक है, तो मंगा लिया है तो खा के भी दिखा दो। बाइसु कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी उसके पास रेस्टोरेंट से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि तो डिलीवरी वाला उसके पास खाना ला रहा था, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वो खाना नहीं पहुंचा सकता है। दोनों की बातें इंटरनेट पे हो रही होती है, इसलिए सभी लोग सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या बाइजुन हारने वाला है, क्या ये लड़की भविष्यवाणी कर सकती है। ये सुनकर बाइसु कहता है कि इतनी जल्दी अपना जजमेंट मत दो, क्योंकि मैंने एक साथ 20 रेस्टोरेंट में अपने खाने का ऑर्डर दिया है, इसलिए दूसरे वाले तो खाना लेकर आ ही रहे होंगे, इसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ। लेकिन थोड़े ही देर के बाद सभी रेस्टोरेंट से बार बार कॉल आता है और बार बार किसी न किसी रीजन की वजह से इसका ऑर्डर कैंसिल होते जाता है और बाइजुन के सभी ऑर्डर्स किसी न किसी रीजन की वजह से कैंसिल हो जाते हैं। लास्ट में सिर्फ एक ही ऑर्डर बचता है, जो कि वो ऑर्डर लेकर इसकी बिल्डिंग के सामने आ भी जाता है, लेकिन गार्ड वाला उसे अंदर नहीं जाने दे रहा होता है, इसलिए वो इसके पास कॉल करता है। बाइजू बहुत ही खुशी में होता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरा खाना मेरे हाथों में कैसे पहुँचता है। इसके बाद वो सबके साथ बाहर जाता है, फिर वो उस पर्सन से खाना लेता है और अंदर आने लगता है, लेकिन उसका सारा का सारा ध्यान मोबाइल में होता है, इसलिए वो टकरा जाता है और उसका खाना और वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब बाइजू के साथ साथ सभी को भी इस बात पे भरोसा हो जाता है कि ये लड़की सच में भविष्यवाणी कर सकती है, क्योंकि एक साथ इतने जगह से एक ही पर्सन का खाना कैंसिल होना ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता है ना। अब सैंग फाई जीत गई होती है, इसलिए वो बहुत ही खुश होती है, लेकिन तभी बाइजू अपने फैमिली फोटो को देखते हुए अपने फैमिली के बारे में सोचता है और कहता है कि क्या ये मेरी बहन को भी ढूंढ सकती है। फिर वो सैंग फाई से कहता है कि मैं तुम पे अब भरोसा करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी गुम हो गई बहन को ढूंढ सकते हो, जिसे हम 20 सालों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उसका कोई भी पता नहीं चला है। ये सुनकर सैंग फाई कहती है कि ठीक है, और उसके बाद वो अपने मैजिक से उस छोटी सी बच्ची का पता लगाने लगती है, लेकिन वो रिजल्ट जानकर पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची कोई और नहीं बल्कि सैंग फाई होती है। ये सच्चाई बताने में वो थोड़ी सी झिझक रही होती है, लेकिन फिर भी वो इस सच्चाई को बता देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। अब यहाँ पे कोई भी होता तो बाइजन की तरह इसकी बातों पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि बाइजन एक सेलिब्रिटी है और साथ ही इसकी फैमिली भी रिच है, तो कोई भी इसकी बहन बनने की तो कोशिश करेगी ही। अब सब लोग के मन में यही चल रहा होता है, लेकिन सैंग फाई सच में सच बोल रही होती है, क्योंकि सैंग फाई अपने मैजिकल से अपने बारे में पता करती है। तब उसे पता चलता है कि जब वो छोटी थी और हॉस्पिटल गई थी डेली चेकअप के लिए, तब उसे हॉस्पिटल से ही किसी ने चुरा लिया था और इसके बारे में इससे पहले नहीं पता था। बाइजन जो कि अपने बहन को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, उसे इस चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वो सैंग फाई को ब्लॉक करने के लिए जाता है, लेकिन सैंग फाई उसे रोकती है और अपना लॉकेट दिखाती है और कहती है कि ये सेम लॉकेट तुम्हारे पास भी है, इसे हमारे पेरेंट्स ने दिया था, इससे तुम पता लगा सकते हो कि हम दोनों भाई बहन हैं। लेकिन जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं वो बाइजन से कहते हैं कि ये नकली भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो हम आसानी से मार्केट से खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें नकली में भी बेची जा सकती है। तब सैंग फाई अपना बर्थ मार्क उसे दिखाती है और कहती है कि ये तो झूठा नहीं हो सकता है ना, तुम इसके बारे में अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, क्योंकि
इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स और जिस डॉक्टर ने मुझे इस दुनिया में लाया था उसके अलावा किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। ये सुनकर बाइसन बिना एक सेकंड गवाए अपने पेरेंट्स के पास आता है और उन्हें सैन फेई का बर्थ मार्क दिखाता है। जैसे ही पेरेंट्स उस बर्थ मार्क के साथ उस लॉकेट को देखते हैं वो अपनी बच्ची को एक पल में ही पहचान लेते हैं। तभी सैन फेई के दरवाजे पे नॉक होती है। ये देखकर वो अपने पेरेंट्स के पास अपना लोकेशन सेंड कर देती है, बट कमजोर बॉडी होने की वजह से वो खून की उल्टियां करने लगती है। और तभी इसके घर पे सुमिन बाकी लड़कियों को लेकर पहुंच जाती है, जहाँ पे वो उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड की जिंदगी बर्बाद हो रही है, अच्छा है कि तुम सबके सामने आओ और माफी मांगो ताकि उसकी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन सैंग फेई साफ साफ मना कर देती है और वो अपने मैजिक का यूज करके इन्हें सबक सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी बॉडी इसमें बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए वो अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाती है। और दूसरी तरफ इसके फैमिली वाले इसे देखकर डरने लगते हैं और तुरंत अपने गार्ड को बुलाकर इस जगह पे आने के लिए निकल जाते हैं। सुमिन इधर अपने दोस्तों के साथ मिलकर सैंग फेई को टॉर्चर करने की कोशिश करने लगती है और उस पे हमला करने जा रही होती है, लेकिन तभी सैंग फेई के पेरेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। भाई जो जैसे ही सुमिन को देखता है वो उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को चोट पहुंचाने की। पहले तो सुमिन को इस बात पे भरोसा ही नहीं होता है कि सैंग फेई जिसे वो इतना ज्यादा नफरत करती है वो इतने बड़े घर की बेटी हो सकती है। लेकिन भाईजू 20 साल बाद अपनी बहन से मिलने के बाद बहुत ही खुश होता है और जो लोग उसे नुकसान पहुंचाने चाहते थे वो सभी को पुलिस के हवाले कर देता है। अब इसके बाद पूरी फैमिली मिलकर सैन भाई को अपने घर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैन फेई मना कर देती है। अब वो अपने घर ना जाने का कोई भी एक्सप्लेनेशन दे उससे पहले यहाँ पे एक गार्ड आता है और बताता है कि ये फैमिली के यंग मास्टर बैक्यून अपने शादी का प्रस्ताव लेकर सैंग फेई के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सैंग फेई के बारे में पता चल गया है। ये सुनकर डैड कहते हैं कि ठीक है जाओ उन्हें अंदर लेकर आओ। अब जब तक कि हमारा हीरो यहाँ पे आता है उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे हीरो की शादी सैंग फेई के साथ कैसे तय हो गई थी, क्योंकि कहानी से जितना हम जानते हैं उतना तो सैंग फेई जैसे जन्म लेती है उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसका किडनैप हो जाता है, तो फिर उसकी शादी बैक्यूम के साथ तय कैसे हो गई। यहाँ पे डैड सारी सच्चाई बताते हुए बताते हैं कि मैं और बैक्यूम के डैड ये चैन दोस्त हुआ करते थे। हमने सोचा था कि हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे और जब मेरी बच्ची इस दुनिया में आई तभी मैंने अपनी बच्ची की शादी बैक्यूम के साथ सेट कर दी, बट जैसे ही मेरी बच्ची किडनैप हुई वैसे ही बैक्यूम की मॉम भी इस दुनिया से चल बसी। उस समय बैक्यूम को अपनी मॉम की बहुत ही जरूरत थी, लेकिन ये चैन ने अपने बेटे की परवाह न करते हुए दूसरी शादी कर ली, इसलिए मैं उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना चाहता हूँ। पिता की बातें सुनते हुए सैंग फेई भी डिसाइड करती है कि वो इस लड़के से शादी नहीं करेगी, बट जैसे ही वो बैक्यूम को सामने से आते हुए देखती है, उसकी पर्सनालिटी, उसके हैंडसम से फेस को देखती है, पहली नजर में वो उससे प्यार कर बैठती है। बैक्यूम यहाँ पे आने के बाद सभी परिवार वालों को बताता है कि उसे भी लाइव स्ट्रीम से पता चल गया था कि उनकी बेटी आ गई है, इसलिए वो शादी को पूरा करने के लिए यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स लेकर आया होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कई सारे गिफ्ट्स होती हैं। इसके साथ वो एक ब्लैक क्रेडिट कार्ड भी लाया होता है जो कि अनलिमिटेड कार्ड होती है। वो कहता है कि मैं अपने डैड के प्रॉमिस को पूरा करने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी। अब सैंग फेई कुछ भी कहे उससे पहले उसके पिता इस शादी के लिए मना कर देते हैं। ये सुनकर बैक्यूम जाने लगता है, तब सैंग फेई उसे रोकती है और कहती है कि जवाब देने से पहले मैं तुम्हारे परिवार को नजदीक से देखना चाहती हूँ। ये सुनकर भाई उसे समझाता है, लेकिन वो बैक्यूम से कहती है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे परिवार से मिलूं, उन्हें जान पहचान लूं। ये सुनकर बैक्यूम कहता है कि ठीक है, 3 दिन बाद मेरे फादर का बर्थडे है, उसी दिन तुम सभी से मिल लेना। सीन कट होता है और अगले सीन में हम बैक्यूम के डैड ये चैन को देखते हैं, जो कि वकील के साथ मिलकर अपने वसीयत के पेपर को चेंज कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे उनकी दूसरी वाइफ आती है। यहाँ पे आने के बाद कैंगली को जैसे ही उसके हस्बैंड से पता चलता है कि उसका हस्बैंड अपने बड़े बेटे को कुछ और शेयर्स देने जा रहे हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। हालांकि वो अपने हस्बैंड के सामने ये दिखाती नहीं है, बट जैसे उसके हस्बैंड यहाँ से चले जाते हैं वो किसी के पास कॉल करती है और कहती है कि सारी की सारी संपत्ति सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की होनी चाहिए, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दो। इसीलिए इसके कहने पे कोई बैक्यूम के कार का ब्रेक्स फेल कर देता है। इस बात से अनजान जब बैक्यूम अपने डैड के बर्थडे में सैंग फेई के साथ जा रहा होता है, बीच रास्ते में उसे पता चलता है कि उसके कार के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। वो अपने कार को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन कार इसके कंट्रोल से बाहर होती है। फिर वो कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से टकराने जा रही होती है, बट तभी समय रहते सैंग फेई अपने मैजिक का यूज करते हुए उन दोनों को बचा लेती है। फिर वो बैक्यूम से कहती है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा अनलकी हो। ये सुनकर बैक्यूम उसे सॉरी बोलता है। फिर वो अपने डैड का गिफ्ट निकालता है, जिसे देखकर सैंग फेई उससे रुक देती है। जब वो बॉक्स को देखती है तब बॉक्स के अंदर से काफी ज्यादा नेगेटिव पावर निकल रही होती है, इसलिए सैंग फेई इस गिफ्ट के बारे में बैक्यूम से बात करने लगती है। बैक्यूम बताता है कि इस गिफ्ट को वो खास अपने डैड के लिए लाया है, क्योंकि उसके डैड को प्राचीन चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस चीज को खरीदने के लिए उसने 8 मिलियन का भी भुगतान किया है। सैंग फेई कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इस गिफ्ट को तुम्हारे तक किसने पहुँचाया। तब वो कहता है कि वो मेरी माँ थी, एक्चुअली में वो मेरी स्टेप मदर है, लेकिन वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इसकी बातें सुनकर सैंग फेई को पता चल जाता है कि
इसकी स्टेप मदर तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। इसके बाद वो इस बॉक्स के बारे में बैक्यून को बता देता है, जिसे सुनकर तो बैक्यून थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो उसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेक्स्ट हम ये चन के बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो अपने छोटे बेटे फैन, अपना छोटा भाई फुयन और उसकी वाइफ किंग के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी उनकी वाइफ कैंगली अपने परिवार के खास पुजारी को भी इस बर्थडे पार्टी में बुलाती है। ये देखकर ये चैन को भी काफी अच्छा लगता है और वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि वो उनका ध्यान रखे। इनके जाने के बाद बैक्यून और सैंग फेई दोनों ही अंदर आते हैं, जहाँ पे वो ये चैन से मिलते हैं। बैक्यून को जब उसके अंकल एंड आंट देखते हैं तब वो उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैंग फेई उन्हें एक भी मौका नहीं देती है। वो उल्टा उनकी ही बेइज्जती करने लगती है। और तभी यहाँ पे फुयन और किंग की बेटी आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सुमिन होती है। और सुमिन यहाँ पे जाओ के साथ आती है। जाओ को ऐसा लगता है कि सैंग फेई उसका पीछा करते करते यहाँ पे आ गई है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि सैंग फेई एक बड़े रिच फैमिली की खोई हुई बेटी है, तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसके साथ फिर से रिश्ता बनाने के लिए जाता है। लेकिन सैंग फेई उसे अपने क्लोज आने नहीं देती है। ये देखकर जैंग सुमिन के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैंग फेई डायरेक्ट ये चैन से कहती है कि आपका परिवार सच में बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंसल्ट हो रहा है। ये सुनकर यांग चैंग अपने छोटे भाई और उसकी वाइफ से कहते हैं कि जल्दी से इससे माफी मांगो। अब अपने बड़े भाई की वजह से इन दोनों को माफी मांगना पड़ता है, लेकिन ये सारी चीजें फैंग देख रहा होता है। तब वो सैंग फेई के पास आता है और कहता है कि आखिर तुम किस बेवकूफ के चक्कर में फंस गई हो, मेरे पास आओ, मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहते हुए जैसे वो उसके क्लोज जाने वाला होता है, सैंग फेई उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसकी कलाई को मोड़ने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि बैक्यून के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो फैंग की वजह से हो रहा है। इनफैक्ट इसकी माँ ने तो बैक्यून की अच्छी किस्मत को भी अपने बेटे में डाल दिया है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो बैक्यून की अच्छी किस्मत उसे लौटाकर ही मानेगी, इसलिए वो फैंग पे बिल्कुल भी रहम नहीं करती है। लेकिन तभी कैंगली यहाँ पे आ जाती है और सभी चीजों को तुरंत शांत कर देती है। इसके बाद वो अपने बेटे से कहती है कि जल्दी से अपने पिता के लिए लाए हुए उपहार को नहीं दे दो। ये सुनकर फैंग अपना गिफ्ट अपने पिता के सामने लाता है, जो कि एक बड़ी सी चित्र होती है, जिसमें हजारों पहाड़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया होता है, जो कि ये चैन को पसंद होता है, इसलिए वो इस गिफ्ट से काफी खुश होते हैं। इसके बाद किंगली बैक्यून से कहती है कि तुम भी अपने पिता के लिए कुछ लाए हो, अच्छा होगा कि वो उन्हें दे दो। और फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि बस तुम एक बार उस गिफ्ट को उन्हें दे दो, देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। बैक्यून जो कि पहले से ही सैंग फेई की वजह से जान रहा था कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, वो अपनी मॉम को फोर्स करने लगता है कि इस प्रेजेंट को वो उनकी तरफ से दे। लेकिन मॉम ये सारी चीज देखकर घबरा रही होती है और पीछे हट रही होती है। लेकिन फैंग को इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है और बॉक्स को ओपन कर देता है। जैसे वो बॉक्स को ओपन करता है, बॉक्स के अंदर से निगेटिव ऊर्जा बाहर निकलती है और उसके अंदर प्रवेश कर लेती है। उसकी आंखें गहरी लाल हो जाती हैं और गिफ्ट बॉक्स में छुपाए हुए चाकू को वो बाहर निकालता है और अपने डैड पे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हारे रूह को तुम्हारे जिस्म से अलग करके ही रहूंगा। ऐसा कहने के बाद जैसे वो चाकू से हमला करने वाला होता है, बीच में अपने डैड को बचाने के लिए बैक्यून आ जाता है और उसे बचाने के लिए सैंग फेई मैजिक करती है, जिसके बाद उसके पास एक तलवार आता है और उस तलवार से वो फैंग को रोकती है। इसके बाद वो उसमें कुछ ऐसा मैजिक करती है जिस वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखकर कैंगली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सारा का सारा इल्जाम बैक्यून पे डाल देती है और कहती है कि ये तुम कैसा सब प्रेजेंट लाए थे जिसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ये सब हो गया। सैंग फेई कहती है कि इसमें बैक्यून का कोई भी हाथ नहीं है, इनफैक्ट इस गिफ्ट को तो आप ही ने रेडी किया था ना। ये सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैंने इस प्रेजेंट को रेडी करने में इसकी मदद की थी, लेकिन इसके अंदर तो ये नेगेटिव ऊर्जा इसी ने डाली थी ना। इसके बाद वो अपने पति से कहने लगती है कि आपको याद है कि हमारे परिवार के पुजारी ने हमसे कहा था कि इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है और ये अपनी किस्मत के साथ हम सबकी जान ले लेगा। पुजारी भी सामने आकर इस बात में हामी भर देते हैं और अंकल और उनकी वाइफ भी इसी साइड होते हैं। सभी लोग बैक्यून के ऊपर इस सारा का सारा इल्जाम लगा रहे होते हैं, लेकिन सैंग फेई उसे बचाने की कोशिश कर रही होती है। बट ये चैन इतने सारे लोगों की बातें सुनकर उनकी बातों में आ जाता है और अपने बेटे के ऊपर हाथ उठा देता है और कहता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम अपने छोटे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने अपने छोटे भाई को नुकसान पहुँचाने के लिए काला जादू भी सीख लिया है। इस तरह की कई सारी बातें, इस तरीके के कई सारे इल्जाम ये चैन अपने बेटे के ऊपर लगा रहा होता है और बैक्यून ये सारी बातें शांति से सुन रहा होता है। वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कह रहा होता है क्योंकि उसके डैड उसके ऊपर ये सारे इल्जाम लगा रहे होते हैं, लेकिन सैंग फेई शांत नहीं रहती है। वो आगे आती है और सारी सच्चाई बताने लगती है और कहती है कि आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे राजों को खोलने वाली हूँ जिससे जानकर आप हैरान हो जाओगे। आप इस सच्चाई को मेरी तरफ से अपने बर्थडे का गिफ्ट समझ लेना। ऐसा कहने के बाद वो सच्चाई बताना स्टार्ट करती है और कहती है कि आपके बड़े बेटी की किस्मत सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन इस बात से आपकी वाइफ बहुत ही ज्यादा जेलस फील करती थी, इसलिए उन्होंने जादुई चीजों का सहारा लिया और बड़े बेटे की अच्छी किस्मत को उन्होंने अपने बेटे की बुरी किस्मत के साथ बदल दिया। साथ ही ये फैंग जिसे आप अपना छोटा बच्चा समझते हो, ये भी आपका बच्चा नहीं है। और तो और आपकी वाइफ को पूरी कंपनी चाहिए, इसीलिए तो वो सभी चीजें धीरे धीरे करके चुरा रही हैं और इन सब में आपका छोटा भाई उनका साथ दे रहा है। और हाँ, मुझ पे उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सारी सच्चाई आप सबके सामने ला सकती हूँ। ऐसा करने के बाद वो मैजिक करती है। वो अपने मैजिक पावर से बैक्यूम
बैक्यून के अंदर डाली गई बुरी किस्मत को वापस से फैंग के अंदर ट्रांसफर करने लगती है और बैक्यून की अच्छी किस्मत को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगती है। जब ये सारी चीजें होते हुए सभी लोग देख रहे होते हैं तब वो काफी हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन कैंग अपने बेटे की बुरी किस्मत से डर रही होती है, इसलिए वो अपने गुरु से कहती है कि जल्दी से इस पे कुछ करो, ये लड़की मेरे बेटे के ऊपर काला जादू कर रही है। पुजारी सामने आकर जैसे ये सारी चीजों को बीच में ही रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैंग फई उसे एक ही बार में हरा देती है और फिर वो दोनों की अपनी किस्मत को उन दोनों की रियल बॉडी में डाल देती है। ऐसा करने से फैंग की बुरी किस्मत स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद वो बैक्यून को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाता है। गुस्से में वो पास रखे वाइन बोतल को उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत वापस से वो बोतल उसे ही लग जाती है। अब कैंग ली अपने बच्चे को बचाने की दूसरी ट्राई करे उससे पहले यहाँ पे यंग फैन का असिस्टेंट आ जाता है, जिसके हाथ में एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जिसे ये चैन को पता चलता है कि उसकी वाइफ हर महीने कंपनी में कितना बड़ा फ्रॉड कर रही है। जिसे देखने के बाद तो ये चैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि इसे तुम ही देखो। वाइफ जब अपनी गलतियों को देखती है तब उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। तब सैंग फई फिर से मैजिक का यूज करती है और ये चैन से कहती है कि क्या आप जानना नहीं चाहते कोई इन सारी चीजों में आपकी वाइफ का साथ किसने दिया है। फिर वो गुरु की तरफ मैजिक करती है और सबको बताती है कि इन्हीं की वजह से आपके साथ की सारी चीजें हो रही हैं, इनफैक्ट फैन इन्हीं का बच्चा है। सारी चीजों को इस तरीके से सामने आते हुए देख ये चैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके बाद तीनों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और कहता है कि याद रखना ये इस शहर में दोबारा नहीं दिखे, नहीं तो मैं इन तीनों को जान से मार डालूंगा। ये सारी चीजें देखकर ये चैन फैंग फई से काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि आज तुमने मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फैंग फई कहती है कि मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बैक्यून से चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से मैं भी अपनी किस्मत को सुधार सकती हूँ, ताकि आगे चलकर मैं भी अपने फैमिली के साथ उनके घर में रह सकूं, क्योंकि मेरी भी किस्मत में थोड़ी सी गड़बड़ी है, मुझे कुछ लोगों की मदद करनी है और उसमें मेरा साथ बैक्यून देगा। अगले सीन में हम सैंग फई को उसके पुराने घर में देखते हैं, जहाँ पे जैसे वो सोकर उठती है उसकी मुलाकात बैक्यून से हो जाती है। वो उससे कहती है कि आखिर तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो। बैक्यून कहता है कि माना कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बुरी किस्मत की वजह से नहीं रह सकती हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ रह सकता हूँ ना। ये सुनकर वो दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन जैसे वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए पैसे दूंगा, वो दरवाजे को ओपन कर देती है, क्योंकि इसे पैसे बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। इसके बाद ये दोनों एक ही घर में रहना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये दोनों साथ में लाइव स्ट्रीमिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे जब दोबारा से सभी लोग आते हैं तब वो सैंग फई को और भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं और साथ में इस हैंडसम से फेस को देखकर काफी इम्प्रेस हो रहे होते हैं और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे होते हैं। तभी सैंग फई की लाइव स्ट्रीम को एक राइटर ज्वाइन करती है, जिसका नाम एना होता है। एना एक फेमस राइटर थी, इसलिए सभी लोग उसे यहाँ पे देखकर काफी खुश होते हैं। कंटिन्यू चलने वाली कहानी के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आपने अभी तक उस कहानी को खत्म नहीं किया है, हम काफी समय से उस कहानी के एंड को देखना चाहते हैं। लेकिन एना तो इस समय काफी ज्यादा उदास होती है। जब सैंग फई इस बात को नोटिस करती है तब वो उसे पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। एना कहती है कि अपने बारे में जो मैं यहाँ पे बात बताने जा रही हूँ वो थोड़ी सी पेचीदा है, इस बात पे ज्यादातर लोग भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। मैंने लास्ट ईयर एक कहानी लिखना स्टार्ट किया था, जिसके लिए मैं ज्यादातर रात को ही जगकर उस कहानी को लिखा करती थी, लेकिन पिछले 3 महीने से मैं उस कहानी में पूरी तरीके से फंस चुकी हूँ। जब भी मैं सोती हूँ मैं अपने आप को उस कहानी के अंदर पाती हूँ। वहाँ पे मेरा नाम किंग होता है और मैं शादी के जोड़े में होती हूँ, पास में मेरा पति भी होता है, हम दोनों साथ में काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी सभी गाँव वाले वहाँ पे आ जाते हैं और हमें फोर्सफुली घर से बाहर लेकर जाने लगते हैं। जब मेरा पति उनसे पूछता है कि हमें कहाँ पे लेकर जाया जा रहा है, तब हमें पता चलता है कि पहाड़ देवता को दुल्हन बहुत ही ज्यादा पसंद है और काफी समय से ये पहाड़ हमें खाने पीने की कोई भी चीजें नहीं दे रहा था। इकलौता यही जगह है जहाँ से हमें खाने पीने की चीजें मिलती है, लेकिन ये पहाड़ हमसे नाराज हो चुका है, जिसे खुश करने के लिए हमें एक नई नवेली जिंदा इंसान का बलिदान देना होगा। और वैसे भी तुम इतना ज्यादा दुखी क्यों हो, तुम तो एक भूत हो ना। हमें माफ करना बेटा, क्योंकि तुम ही इस दुनिया में आई थी और इस तरीके से हम तुम्हें इस दुनिया से जाने नहीं दे सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो उसे पहाड़ की चोटी से धक्का दे देते हैं। किंग का पति अपनी वाइफ को इस तरीके से मरता हुआ देखकर काफी दुखी होता है। एंड जब ये सारी चीजें देखती है तब वो अचानक से उठती है और उसे पता चलता है कि ये सारी चीजें सपने में हो रही थी, जिस बात से वो थोड़ी सी रिलैक्स होती है। लेकिन जैसे वो अपनी कलाइयों को देखती है वो देखती है कि उसकी बॉडी पे काफी सारे जख्म है। इसके बाद वो सैंग फई को बताती है कि ऐसे में 3 महीने से मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं रात को अच्छी तरीके से सोती हूँ, लेकिन जब भी मैं सुबह में उठती हूँ मेरे बॉडी पे ऐसे काफी सारे जख्म होते हैं और हर रात मुझे भूतों के द्वारा उस पहाड़ से फेंका जाता है। पहले तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ही ज्यादा आम लग रही थी ये सारी चोटों को देखने के बाद भी, लेकिन हाल फिलहाल में अब मैं जब भी अपने सपने से बाहर आती हूँ मेरे पास लाल चुन्नी होती है या फिर लाल जोड़ा होता है। मुझे इन सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, आगे मैं क्या करूँ। ये सुनकर सैंग फई उसके बारे में जांच करती है और उसका भविष्य देखती है। उसे पता चलता है कि ये किसी चीज के थ्रू भूतों के द्वारा कनेक्ट हो गई है। इसके बाद वह एना से पूछती है कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है और तुमने इसी कहानी को लिखना क्यों स्टार्ट किया था। ये सुनकर वो बताती है कि वैसे तो मुझे कहानी लिखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था तभी मैंने इस कहानी को लिखना स्टार्ट किया था। सैंग फई कहती है कि बस इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, तुम सबसे ज्यादा कहानियों को लिखना पसंद करती हो, जिस
जिसके लिए तुम कई बार पूरी रात जागा करती हो, जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तुमने देखा होगा कि कभी कभी किसी चित्रकार की कलाएं हमारे दिल को छू जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उस चित्र में अपनी भावनाएं, अपने प्यार को डाल देता है। वैसे ही एक राइटर भी जब वो एक कहानी लिखता है तब उस कहानी के अंदर कई बार वो अपने इमोशन को भी डाल देता है। वो उस कहानी से बहुत ही ज्यादा अटैच भी हो जाता है। ऐसे ही हम जाने अनजाने में कई सारी चीजों से बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। उस कहानी के किरदार तुमसे जुड़ चुके हैं और अब वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। सुनकर ऐना डरने लगती है और कहती है कि आखिर मैं क्या करूँ। तब सैंगफेई उससे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सारी चीजें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये जानकर जितने भी लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं वो काफी खुश होते हैं। अब अगले दिन सैंगफेई अपने भाई और बैक्यून के साथ ऐना के घर पे जाती है, जहाँ पे ऐना उसे पीने के लिए कॉफी देती है। लेकिन सैंगफेई अपने भाई को कॉफी पीने नहीं देती है और कहती है कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम भी इसके साथ तुम भी आज भूतों की दुनिया में जाने वाले हो। ये सुनकर तो भाई पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। ऐना को भी ये देखकर बुरा लगता है कि कोई उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम अपने भाई को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब बाईचैन को ऐना पसंद आने लगी थी, इसलिए वो उसके क्लोज आता है और कहता है कि अपनों के साथ ऐसी बातें नहीं करते हैं, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा। ये देखकर सैंगफेई कहती है कि तुम इतने ज्यादा जज्बाती मत बनो, चलो तो देखो तुम्हें करना क्या है। इसके बाद वो उसे ले जाती है और ऐना के कपड़े पहना देती है। ये देखकर वो कहता है कि आखिर बहन तुमने मेरे साथ ये क्या किया, जब जाना ही है तो मैं किसी और कपड़े में क्यों नहीं चला जाता हूँ, तुमने मुझे इसके कपड़े क्यों पहना दिए। सैंगफेई कहती है कि तुम ऐना के सपने में जा रहे हो और वो लोग तुम्हें ऐना समझे, इसलिए तुम्हें उसके कपड़े ही पहने होंगे। इतना कहने के बाद वो उसे बेड पे लेटा देती है और साथ ही उसके फेस पे लाल कपड़ा डाल देती है। इसके बाद वो ऐना से कहती है कि जब तक मैं वहाँ पे रहूंगी तुम इस कहानी का एंड जल्द से जल्द लिख देना। ऐना जैसे बैठती है कहानी को स्टार्ट करने के लिए, अचानक से कहानी की एंडिंग खुद ब खुद चेंज हो रही होती है। ये देखकर सैंगफेई कहती है कि शायद इसके अंदर का भूत कहानी को अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहता है, लेकिन तुम भी एक राइटर हो, उसे दिखा दो कि एक राइटर की टाइपिंग स्पीड कैसी होती है। तुम्हें उस भूत से तो बिल्कुल भी नहीं हारना है और तुम्हें हम दोनों को भी बचाना है, इसलिए इसका ध्यान रखना। इसके बाद वो मैसेज करती है और उसका भाई भूतों की दुनिया में चला जाता है, जहाँ पे ये दोनों साथ में होते हैं। जैसे ही उसका पति उसका घूंघट उठाता है, अंदर से किंकिंग नहीं निकलती है बल्कि एक लड़का निकलता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। तभी दरवाजा ओपन होता है और दरवाजे से गांव वाले नहीं बल्कि सैंगफेई आती है। यहाँ पे आने के बाद वो तीनों को छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर गांव वाले आने वाले होते हैं और तभी गांव वाले घर के अंदर आ जाते हैं, इसलिए ये तीनों अलमारी के अंदर छुप जाते हैं। ये लोग चारों तरफ ढूंढते हैं और कहते हैं कि किंकिंग कहाँ चली गई, आखिर वो हमें मिल क्यों नहीं रही है, वो तो हमेशा हमें मिल जाती है ना। फिर वो चारों तरफ ढूंढते हैं और उनमें से एक पर्सन को अलमीरा में शक होता है, इसलिए वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। बट जैसे वो उसे ओपन करता है, सैंगफेई अपने मैसेज का यूज करती है, जिस वजह से इस पर्सन को ये तीनों नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद ये लड़का जो कि दूल्हा बनकर खड़ा होता है, ये इन दोनों से पूछता है कि बताओ मेरी किंकिंग कहाँ पे है। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें इसके बारे में क्यों जानना है कि वो कहाँ पे है। लड़का कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन सैंगफेई उसके ऊपर तलवार तान देती है और कहती है कि ये सारा का सारा किया धरा तुम्हारा ही है, तुम ही वो पर्सन हो जो की कहानी के एंड को चेंज कर रहे हो और इसलिए ये सारी चीजें खत्म करने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मैं भी देखती हूँ कि तुम किंकिंग को अपने साथ कैसे लेकर जाते हो। तुम हर बार बहाना करते हो कि तुम उसकी परवाह करते हो, लेकिन हर बार तुम ही वो पर्सन होते हो जिसने ये प्लान बनाया था कि उसे पर्वत देवता के हवाले कर दे। सारी चीजें सामने आने पे अब ये लड़का भी इनसे नहीं डरता है और कहता है कि मेरी दुनिया में आकर मुझे ही धमकाने की कोशिश कर रही हो, अब तुम ये देखना कि तुम इस दुनिया से वापस भी कैसे जाते हो। इसके बाद वो उसके जादुई तलवार को भी तोड़ देता है और इन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी समय रहते ऐना अपनी टाइपिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज कर देती है और कहानी के एंड को लिखने लगती है। वो बहुत ही तेजी से लिख रही होती है और फाइनली वो कहानी के एंड को लिख देती है। लेकिन ये सारी चीजें करने की वजह से सैंगफेई बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है और खून की उल्टियां करने लगती है। कुछ टाइम के बाद सैंगफेई उस दुनिया से वापस भी आ जाती है। फिर वो ऐना को समझाती है कि आज के बाद तुम ऐसी गलती दोबारा मत करना। इसके बाद वो अपने भाई को जगाती है और यहाँ से चली जाती है। सबके जाने के बाद उसका भाई ऐना से उसका नंबर मांगता है और कहता है कि हम टच में रहे तो कैसा चलेगा। ऐना भी उसे अपना नंबर दे देती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम फिर से इन दोनों को लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं और फिर से वो अपना भविष्य जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सैंगफेई एक बूढ़ी औरत को चांस देती है कि सबसे पहले वो अपना भविष्य जाने। जब बूढ़ी औरत लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करती है तो सबसे पहले वो खुद की ही तारीफ करने लगती है और बताती है कि वो अपने टाइम में कितनी ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। यही नहीं, वो बूढ़ी औरत सबके सामने इस बात का शो ऑफ करती है कि वो अपने जमाने में सिर्फ और सिर्फ बेटे को जन्म दिया करती थी और उसने 5 बेटों को जन्म दिया। और फिर वो अपने डॉटर इन लॉ के बारे में सबको बताती है और बताती है कि मेरे भविष्य जितना अच्छा इसका भविष्य तो नहीं है, क्योंकि इसने पहली बार में एक बेटी को जन्म दिया था जो कि कुछ समय तक इसके साथ रही, फिर उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इसकी 2-3 बार और प्रेग्नेंट हुई और जांच से पता चल रहा था कि उसके पेट में बेटा है, लेकिन इसकी बुरी किस्मत इसके बेटे इसके पेट में ही मर जा रहे थे। पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है। जब लड़की को बूढ़ी की ये सारी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है तब वो लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करती है और कहती है कि मेरी माँ तो हमेशा ही ऐसे पागलों वाली बातें करती हैं, आप लोग इस पे ज्यादा ध्यान ना दें। बट जैसे ही सैंगफेई उस लड़की को देखती है उसके बारे में उसे जानने की क्यूरियोसिटी होने लगती है और वो उसका भविष्य देखने लगती है, जहाँ पे वो नोटिस
करती है कि इस लड़के की किस्मत तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसके साथ कोई साया घूम रहा है। इसके बाद वो इसके बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हारी किस्मत तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारे साथ एक छोटी सी बच्ची की साया घूम रही है। ये सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। बुढ़ी औरत सबको बताती है कि सबसे पहले इसने एक बेटी को जन्म दिया था जिसे ये बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन ये इतनी ज्यादा लापरवाह थी कि सोते वक्त इसने ब्लैंकेट अपनी छोटी सी बच्ची के ऊपर दे दिया था और वो सांस फूलने की वजह से मर गई। ये बात सुनकर तो इस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन उसकी माँ रुकती नहीं है। बट तभी सैंग फेई सारी सच्चाई सामने लाती है और कहती है कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुमने तुम्हारी बच्ची को नहीं मारा है, शायद किसी और ने तुम्हारी बच्ची को मारा है, और अब तक तुम प्रेग्नेंट इसीलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे बच्चे की आत्मा तुम्हारे साथ है और वो कभी नहीं चाहती है कि इस परिवार में कोई भी लड़का जन्म ले। ये सुनकर तो इस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। फिर वो अपनी माँ से पूछती है कि आप इसके बारे में जानती हो? माँ बताती है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, जो कुछ भी तुम्हें जानना है अपने पति से जाकर जानो। ये सुनकर तो अभी से शक हो रहा होता है कि कहीं इन दोनों ने ही मिलकर इसकी छोटी बच्ची की जान तो नहीं ले ली। इसलिए वो प्लान बनाती है और प्लान के अकॉर्डिंग अपने लाइव स्ट्रीम को ऑन रखती है और फोन को साइड में छुपा देती है। इसके बाद वो घर पे बैठ के अपने पति का इंतजार कर रही होती है। कुछ समय बाद जब उसका पति आता है तब उसके सामने वो अपने बच्चे की बातें रख देती है और रोने लगती है और कहती है कि मैं हमेशा से ही इस बात का बोझ अपने दिल पे रखते आ रही हूँ कि मैंने खुद की बच्ची की जान ले ली है, लेकिन ये बात मुझे अब बहुत ही ज्यादा खा रही है। मुझे सारी सच्चाई जाननी है। मुझे सच तो पता है, लेकिन मैं सच तुम्हारे मुंह से जानना चाहती हूँ। हस्बैंड धीरे धीरे अपनी वाइफ की बातों में आने लगता है और सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि मेरी माँ को बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए जब तुमने पहली बार में बेटी को जन्म दिया तब माँ हमेशा ही मुझे फोर्स करती थी कि मैं अपनी बेटी को जान से मार डालूं, क्योंकि बेटी या पिता के ऊपर बोझ होती है। माँ की बातों में मैंने आकर अपनी ही बेटी का गला खुद से ही घोट दिया। सुनकर तो लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके ऊपर हाथ उठाने लगती है और कहती है कि मैं हमेशा से इस गिल्ट में जीते आ रही थी, लेकिन तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसका पति उसे ही जान से मारने की कोशिश करने लगता है। जितने भी लोग ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं वो तुरंत पुलिस के पास कंप्लेंट कर देते हैं। थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और इस पर्सन को उसकी वाइफ को मारने से रोक लेते हैं। फिर उसके बाद वो उसे सबूत दिखाते हैं कि आपने अपने सारे गुनाह भूल कर लिए हैं और सारे लोग आपके बारे में जानते हैं। इसके बाद वो उसे वहाँ से अरेस्ट कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद वो लड़की सैंग फेई को थैंक्स कहती है ये सारी चीजें सामने लाने के लिए। सैंग फेई को भी ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बैक्यून पूरे कंपनी का मालिक बन जाता है और सुमिन उससे 500 मिलियन मांगने के लिए आती है, लेकिन वो उसे पैसे देने से मना कर देता है। सुमिन बताती है कि वो कंपनी के एक्टर की सुरक्षा के लिए 500 मिलियन मांग रही है, इसलिए वो उसे पैसे दे देने चाहिए। लेकिन बैक्यून कहता है कि अच्छा तुम जाओ के लिए पैसे मांग रही हो ना, वैसे भी हमने जाओ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, इसीलिए तुम जा सकती हो, और वैसे भी मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हूँ, लेकिन साथ में तुम्हें कुछ तस्वीर दे सकता हूँ। ऐसा कहने के बाद वो जाओ के कुछ फोटोग्राफ्स उसे दिखाने लगता है, जिसमें सुमिन साफ साफ देख पा रही होती है कि जाओ उसे किस तरीके से चीट कर रहा है, वो उसके साथ कितनी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद बैक्यून सैंग फेई और उसके भाई से मिलता है, जहाँ पे जाने के बाद वो सभी बातें बताता है कि आज कंपनी में क्या क्या हुआ था। सभी ये जानकर काफी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जाओ को किसी और कंपनी ने हायर कर लिया है। ये सुनकर ये परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन सैंग फेई कहती है कि तुम सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो बहुत ही जल्द पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। कुछ दिन के बाद वो फिर से अपना लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है, जहाँ पे वो एक मास्क पहने हुए इंसान से मिलती है। जब वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या जानना है, मास्क वाला पर्सन उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में खुद से ही पता लगा लो। अब सैंग फेई जैसे ही उसके बारे में गणना करती है, उसे पता चल जाता है कि ये जाओ है। फिर वो उसे कहती है कि अच्छा जाओ, तो तुम इस तरीके से मेरे सामने आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे को हो किया गया है कि इसे मुझे तुम दिखाना नहीं चाहते हो। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम जान गई, मुझे तुमसे कुछ हेल्प चाहिए। इसके बाद वो उसके घर जाती है, जहाँ पे जाने के बाद जैन जब अपना चेहरा दिखाता है तब वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसके चेहरे पे पूरी तरीके से घाव होते हैं। जब वो इसके बारे में पूछते हैं तब वो बताता है कि सुमिन को किसी बुरी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है और जिस वजह से उसने मेरी ये हालत कर दी है। अगर तुम उसे बचा लेती हो तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है, और इसके बाद वो सुमिन की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे वो सुमिन के कमरे में एंटर होती है, जाओ दरवाजे को बाहर से ही लॉक कर देता है। ये देखकर बैक्यून को उसकी चिंता होने लगती है और वो रूम की चाबी मांगने लगता है, लेकिन वो उसे नहीं देता है। अंदर हम सैंग फेई को देखते हैं, जो कि सुमिन के पास आती है और बहुत ही आसानी से उसे उस बुरी ऊर्जा से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो उसे ठीक कर देती है और सभी बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो उसे कहती है कि तुम लोगों का लाइफ सही चल रहा है, तुम दोनों कपल्स हो, क्योंकि तुम दोनों का ही भाग्य बहुत ही ज्यादा घटिया है। वैसे तुम मेरा कार्ड दे दो, क्योंकि मुझे अब यहाँ से निकलना है। अब जाओ तो अपना कार्ड नहीं दे रहा होता है, लेकिन सैंग फेई उससे उसका कार्ड छीन लेती है और कहती है कि काम किया है तो पैसा तो लेके ही जाऊंगी। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फाइनली अब सैंग फेई के जीवन में सभी चीजें ठीक हो जाती हैं और वो लास्ट टाइम अपना लाइव स्ट्रीमिंग करती है, जहाँ पे वो सभी को बताती है कि आज मेरा लाइव स्ट्रीम लास्ट है, इसके बाद मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दूंगी और नहीं करूंगी। तभी उसके लाइव स्ट्रीम को एक पर्सन ज्वाइन करता है, जो कि फिर से मास्क पहना होता
है और उसकी आवाज भी थोड़ी सी अलग होती है। वो सैनफेई से बात करता है और कहता है कि तुम इस जगह पे काफी दिनों से रह रही हो, अच्छा होगा कि तुम अपने घर वापस चली जाओ क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाने के लिए आ रहा हूँ। जब सैनफेई इस बातें सुनती है तब वो हैरान हो जाती है और फिर वो उसके बारे में गणना करने की कोशिश करती है, अपने मैजिक से उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पता नहीं लगा पाती है और इसी सीन पे इस ड्रामे का दी एंड हो जाता है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जिससे कि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो।